नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक बार फिर से वक्त हो गया है कानून की कुछ बड़ी खबरें जानने का। आप एक बार फिर से जुड़े हैं द लॉर्ड वॉइस के साथ। मैं हूं आपके साथ चेतन। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए एक ऐतिहासिक पहल के तहत देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने 50 करोड़ का योगदान दिया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना की घोषणा 21 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, विशेष रूप से युवा और आर्थिक रूप से कमजोर सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्रदान करना है। एससीबीए के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस योजना को "हम आपके साथ है" के संदेश के साथ प्रस्तुत किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये पहल वकीलों के कल्याण के लिए है। इस योजना के लिए फंडिंग भारत के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा की गई है, जिनमें शामिल है वेदांता ग्रुप, अनिल अंबानी, गौतम अडानी, मंगलम बिरला, लक्ष्मी मित्तल, द धीरूभाई अंबानी फैमिली, टोरेंट ग्रुप। इनमें से प्रत्येक ने 50 से 10 करोड़ का योगदान दिया है, जिससे कुल 50 करोड़ का फंड तैयार हुआ है। इस योजना के तहत एससीबीए के सदस्यों को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस द्वारा प्रदान की जाने वाली एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी मिलेगी, जिसमें शामिल है प्रति परिवार 2 लाख का कवरेज, माता पिता और ससुराल पक्ष के माता पिता को शामिल करना, पहले दिन से पूर्व विद्यमान बीमारियों का कवरेज, भारत भर में 15,000 से अधिक अस्पतालों में कैशलेस उपचार, 50,000 की मातृत्व लाभ सामान्य और सिजेरियन दोनों के लिए, जन्मजात बीमारियों, लेसिक सर्जरी और एम्बुलेंस सेवाओं का कवरेज। ये पहल भारत में वकीलों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उनके पेशेवर जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। यह उदाहरण अन्य पेशेवर संगठनों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म श्रृंखला हेरा फेरी के तीसरे भाग को लेकर अभिनेता परेश रावल और अक्षय कुमार के बीच विवाद गहराता जा रहा है। परेश रावल की फिल्म से अचानक बाहर होने के बाद अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी केप ऑफ गुड फिल्म्स ने उन पर 25 करोड़ का हर्जाना मांगते हुए कानूनी नोटिस भेजा है। अक्षय कुमार की टीम का दावा है कि परेश रावल ने 11 लाख की साइनिंग राशि ली थी और फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी। उनके अचानक प्रोजेक्ट छोड़ने से फिल्म के निर्माण में वित्तीय नुकसान हुआ है। परेश रावल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे वकील अमित नाइक ने मेरे उचित निष्कासन और बाहर निकलने के संबंध में एक उपयुक्त जवाब भेजा है। एक बार जब वह मेरा जवाब पढ़ेंगे तो सभी मुद्दे समाप्त हो जाएंगे। उनकी कानूनी टीम ने बताया कि परेश रावल को ना तो फिल्म की स्क्रिप्ट मिली थी, ना ही कोई विस्तृत अनुबंध। इसके अलावा मूल निर्माता फिरोज नाडियाडवाला ने इस फिल्म के निर्माण पर आपत्ति जताई थी, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। इस विवाद के चलते हेरा फेरी 3 की भविष्य की स्थिरता अनिश्चित हो गई है। फिल्म के प्रशंसक उम्मीद कर रहे हैं कि ये मामला जल्द सुलझे और वह अपने पसंदीदा कलाकारों को एक बार फिर साथ देख सके। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने हाल ही में संपन्न चुनावों में अनियमितताओं के आरोपों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की दोबारा गिनती का आदेश दिया है। यह निर्णय वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सी अग्रवाल और प्रदीप राय द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के बाद उठाए गए आपत्तियों के आधार पर लिया गया है। चुनाव समिति के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ को सूचित किया कि राष्ट्रपति पद के लिए घोषित कुल वोटों की संख्या 2651 थी, जबकि जारी किए गए मतपत्रों की संख्या 2588 थी। इस विसंगति के कारण दोबारा गिनती की आवश्यकता महसूस की गई। न्यायालय ने निर्देश दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए वोटों की दोबारा गिनती के तुरंत बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, लेकिन परिणामों की घोषणा न की जाए। इसके साथ ही कार्यकारी समिति के अन्य सदस्यों के लिए भी वोटों की दोबारा गिनती का आदेश दिया गया है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने डॉक्टर आदित्य सी अग्रवाल द्वारा चुनाव समिति के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के सुझाव पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि चुनाव समिति के सदस्यों को डराने धमकाने का कोई प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मामला एससीबीए बनाम बीडी कौशिक दर्ज है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में सुधारों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया जा रहा है।
अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आरटीआई सूचना का अधिकार आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट और मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र की प्रतियां मांगी गई थी। यह आवेदन 9 मई को अमृतपाल सिंह खालसा द्वारा दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सीपीआईओ ने 21 मई को जवाब देते हुए कहा कि ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले में निर्धारित मानकों के अंतर्गत आती है। सीपीआईओ ने आरटीआई अधिनियम की धारा 81E और 11(1) का हवाला देते हुए कहा कि ये जानकारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गोपनीयता से जुड़ी है, इसलिए इसे साझा नहीं किया जा सकता। मार्च 2025 में दिल्ली में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने के बाद वहां से बड़ी मात्रा में अर्धजली नकदी मिलने की खबरें सामने आई थी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 22 मार्च को एक 3 सदस्यीय इन हाउस जांच समिति का गठन किया, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश GS सांगवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरमण शामिल थे। समिति की रिपोर्ट 3 मई को प्रस्तुत की गई थी, जिसमें आरोपों को गंभीर माना गया। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने 8 मई को यह रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी। हालांकि यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि अभियोजन पक्ष से चार्जशीट के साथ कुछ दस्तावेज अनजाने में छूट गए हो तो उन्हें बाद में भी अदालत में पेश किया जा सकता है, बशर्ते इससे आरोपी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। न्यायमूर्ति अभय अशोक और AG मसीह की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यदि अभियोजन पक्ष ने जांच के दौरान एकत्रित किए गए दस्तावेजों को चार्जशीट के साथ प्रस्तुत नहीं किया है तो वह बाद में भी अदालत की अनुमति से पेश किए जा सकते हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने एक CD को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी थी, जिसे पहले अनजाने में प्रस्तुत नहीं किया गया था। अदालत ने भी कहा कि ऐसे दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति देना न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है और यह आरोपियों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि आरोपी को इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता को चुनौती देने का पूरा अधिकार है। यह निर्णय अभियोजन प्रक्रिया में लचीलापन प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य छूट न जाए। अगली खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि उपभोक्ता के मन में थोड़ी देर के लिए भी भ्रम उत्पन्न होता है तो यह ट्रेडमार्क उल्लंघन स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। यह फैसला अमेरिकी स्पोर्ट्सवियर कंपनी अंडर आर्मर के पक्ष में आया, जिसने भारतीय कंपनी एरो आर्मर के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने पाया कि दोनों ब्रांडों के नामों में पर्याप्त समानता है, जिससे उपभोक्ता के मन में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कोर्ट ने एरो आर्मर को एरो आर्मर नाम का उपयोग करने से रोकते हुए अंतरिम आदेश जारी किया। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ।